मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ब्राइट लर्न में। तो कल हमारी चर्चा हो रही थी आपकी किस पर? तो हमारी प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना पर चर्चा हो रही थी। तो कल हमने प्रस्तावना के बारे में जाना कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना किसकी देन है। तो प्रस्तावना क्या है इसकी परिभाषा हमने कल जानी। प्रस्तावना किसकी देन है? जवाहरलाल नेहरू की देन है। सबसे पहले किस देश से ली गई? तो यह हमारी अमेरिका से ली गई है। इसकी विषय वस्तु और भाषा कहाँ से ली गई है? तो वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जवाहरलाल नेहरू ने कब इसे पेश किया था? तो इसे कब पेश किया था? आपका 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया। इसे कब अपनाया था? तो इसे अपनाया था 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपनाया था। प्रस्तावना के बारे में बात की थी। किसकी भांति होती है? एक भूमिका या एक आमुख की भांति होती है। प्रस्तावना किसकी मतलब विशेषता होती है? लिखित संविधान की विशेषता होती है। लिखित संविधान अगर सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो वो अपने भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वहीं अगर बात करें सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे पहला लिखित संविधान आपका अमेरिका का है। एक होता है आपका अलिखित संविधान। तो किस देश का संविधान अलिखित है? तो वो आपका ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। और किसकी बात की थी हमने? प्रस्तावना में हमने 4 चीज़ों की बात की थी, यानी कि उसके अर्थों के बारे में आज बात करेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। किसकी बात करनी है हमें? तो आज हमें करनी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और कल हमने प्रस्तावना पढ़ी थी। अब ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम भारत के लोग, एक क्वेश्चन यहां से ये भी आ सकता है कि हम भारत के लोग, यानी कि जब हम पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए ... बाद में हम आज दिनांक दी होती है, उसके बाद आत्मार्पित करते हैं या समर्पित करते हैं, अध्यापित करते हैं। तो इस प्रस्तावना को पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि भारत का संविधान किसने बनाया है? तो भारत का संविधान भारत की जनता ने बनाया है। ये क्वेश्चन भी आता है, एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है? तो ये किया है भारत की जनता ने। अगर बात की जाए तो एक शब्द और आता है, क्या भारत की प्रस्तावना में या भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या लोक प्रभुता निहित है? तो जी हाँ, भारत के संविधान में या भारत की प्रस्तावना में, भारत के संविधान में लोक प्रभुता निहित है। लोक प्रभुता का मतलब है लोगों की प्रभुता, लोगों की पहुंच, लोगों की मतलब ताकत। क्योंकि भारत के लोगों ने ही संविधान बनाया तो लोक प्रभुता है। क्योंकि केसी बीयर के अनुसार, केसी बीयर ने कहा था, एक ब्रिटेन के विचारक हुए हैं, उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता नहीं है, ये केवल एक दिखावा है, लेकिन भारत के संविधान में लोक प्रभुता है। ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि लोक प्रभुता निहित है। दूसरा क्वेश्चन, भारत की किसने बनाया है? जनता ने बनाया, भारत के लोगों ने संविधान बनाया है। अब बात करेंगे हम आज संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर बात करेंगे समाजवादी, फिर पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में क्या अंतर है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपका लोकतांत्रिक, गणराज्य पर डिस्कस करेंगे, लोकतंत्र और गणराज्य पर। उसके बाद हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यानी कि जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, जहां से भी क्वेश्चन पूछे गए आज तक, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे और यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सबसे पहले अगर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब सिर्फ एक ऐसे देश से है, एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं लेता है। यानी कि अब आपको यहां से समझना है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से मतलब क्या है, यानी कि सोवरेंट, यानी कोई देश सोवरेंट है, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है तो क्या है, एक ऐसे देश से है जो अपने बाह्य और आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं लेता है। कैसे निर्णय? आंतरिक और बाह्य। तो अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि आंतरिक कौन से निर्णय हैं और बाह्य निर्णय कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर घुमा देता है।
तो कैसे, तो कौन कौन से आंतरिक निर्णय होंगे आपके? तो आंतरिक निर्णय राजनीतिक, आर्थिक और दूसरे सामाजिक। कैसे? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। यानी कि आंतरिक निर्णय, यानी कि भारत के सामाजिक, भारत के राजनीतिक, भारत के आर्थिक निर्णय कौन लेगा? भारत ही लेगा। अगर भारत के राजनीतिक निर्णय, सामाजिक और आर्थिक निर्णय कोई और देश ले रहा है तो क्या भारत संपूर्ण है? संपूर्ण प्रभु संपन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कोई और देश आपके निर्णय ले रहा है। लेकिन संपूर्ण आंतरिक, राजनीति से संबंधित, आर्थिक संबंधित, सामाजिक संबंधित निर्णय कौन लेगा? भारत। जब भारत स्वयं लेगा तभी तो संपूर्ण प्रभु संपन्न होगा। ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें तिब्बत, तो तिब्बत अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो संपूर्ण प्रभु संपन्न है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो उस पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? तो हमें चीन का प्रभाव देखने को मिलता है। किस पर? तिब्बत पर। तो इस प्रकार अगर भारत पर भी अगर किसी देश का प्रभाव देखने को मिले तो भारत संपूर्ण प्रभु संपन्न नहीं होता। लेकिन भारत अपने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक निर्णय कौन लेता है? भारत स्वयं लेता है। इसीलिए कैसा है? संपूर्ण प्रभु संपन्न। अब आते हैं हम बात भाई पर। भाई पर आप क्या होंगे? तो इस पर संधि, किसी देश के साथ संधि पर हस्ताक्षर, मित्र और शत्रु का निर्णय। देखिए, संधि पर हस्ताक्षर यानी कि किसी देश के साथ समझौता करना है। किसी देश से भारत हथियार खरीदता है, किसी देश को अपना मित्र मानता है, किसी देश को आपका शत्रु मानता है। जैसे अगर बात करें हम रूस, तो रूस को अपना मित्र मानता है। अगर अमेरिका ये कहे कि आप रूस को अपना शत्रु माने, क्योंकि उन दोनों की आपस में क्या है? भेदभाव है उनमें। तो अगर अमेरिका भारत से कहे कि रूस को आप शत्रु मानिएगा, अभी जो तेल का आयात कर रहा है भारत तो उसे मत कीजिएगा, तो फिर भारत अगर किसी और देश के प्रभाव में जाता है, किसी और देश के कहने पर आपके मित्र और शत्रु का निर्णय करता है, किसी देश के कहने पर संधि पर हस्ताक्षर नहीं करता है, तो फिर भारत कैसा है? संप्रभु नहीं है। लेकिन भारत क्या करता है? अपने भाई और आंतरिक निर्णय कौन लेता है? तो वो आपका कौन लेता है? भारत लेता है। अगर हम बात करें, हमारा विवाद अभी चीन से अक्सर देखने को मिलता रहता है, तो चीन पर जो रेखा है, मैकमोहन रेखा है, उसके बारे में अगर विवाद की बात करें, अगर भारत किसी देश के कहने पर अगर अपनी सीमा को अंदर करता है या कम ज़्यादा करता है, तो फिर भारत संप्रभु नहीं है। भारत कब सोवरेंट है? जब भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं लेता है। इसीलिए भारत कैसा देश है? आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। तो ये थी आपकी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की परिभाषा। क्या एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक कैसे निर्णय, आंतरिक और बाह्य निर्णय कौन लेता है? स्वयं लेता है। अब अगला आता है हमारा समाजवादी। अगर हम समाजवादी की बात करें तो समाजवाद आपका मूल संविधान में नहीं था, और समाजवाद मूल संविधान में नहीं था, और ना ही समाजवाद को संविधान निर्माताओं ने परिभाषित किया है। तो फिर परिभाषित कैसे किया है? समाजवादी। अगर हम समाजवादी की बात करें तो समाजवादी का मतलब क्या है? तो देखिए, समाजवाद अगर हम पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व में समाजवाद दो प्रकार का है आपका। एक आपका मार्क्सवाद के सिद्धांत पर चलता है, दूसरा आपका लोकतांत्रिक समाजवाद चलता है। यानी मार्क्सवाद का समाज और लोकतांत्रिक समाजवाद पूरे विश्व दो समाजवादों में बटा हुआ है आपका। एक किस में बटा हुआ है? मार्क्सवाद में, और दूसरा किस में बटा हुआ है? आपका लोकतांत्रिक समाजवाद में। मार्क्सवाद समाज क्या होता है? मार्क्सवाद समाज में आपका क्या होता है? जैसे कि मार्क्सवाद था एक, तो उसमें आपका वर्ग हिंसा, यानी कि मार्क्सवाद का कहना था कि जो वंचित वर्ग है या जो मजदूर वर्ग है वो अपने अधिकार उसे मिलेंगे नहीं, अधिकारों को छीनना, यानी कि वर्ग संघर्ष करना, क्रांति करना। वर्ग संघर्ष और क्रांति पर आधारित है कौन सा? आपका मार्क्सवाद। और लोकतांत्रिक समाजवाद किससे? तो लोकतांत्रिक समाजवाद यानी कि आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका समाजवाद किससे संबंधित है आपका? तो ये आपका संबंधित है सार्वजनिकरण से, यानी कि जो भूमि है, जो पैसा है, जो है उसका
क्या कर दिया जाए, सार्वजनिकरण कर दिया जाए, यानी कि मजदूर यानी वंचित वर्गों में, शोषण वर्गों में विभाजित कर दिया जाए। तो भारत का समाजवाद किस पर आधारित है, तो ये आपका लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। किस पर आधारित है, समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। किसका, भारत का। अब लेकिन संविधान में समाजवाद की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन यह परिभाषा कब मिली, एक परिभाषा मिली है आपकी डीएस नकारा केस। डीएस नकारा केस, डीएस नकारा केस, आपको ये केस याद रखना है। और ये डीएस नकारा केस 1982, कौन सा, डीएस नकारा केस। तो डीएस नकारा केस में आपके सुप्रीम कोर्ट, डीएस नकारा केस यानी कि डीएस नकारा केस कब, 1982। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषा दी, किसने, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या परिभाषा दी है वो आपको याद रखनी है। इसने, सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा दी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार क्या कहा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कि आय की असमानता को कम करना, आय की असमानता को कम करना, यानी कि आय की असमानता को कम करना, जीवन स्तर की असमानता को कम करना। ये किस केस में, आपका डीएस नकारा केस, कब, 1982, असमानता को कम करना। वहीं तीसरा आपका क्या था, मजदूर व वंचित वर्ग का उत्थान करना। कमजोरों का शोषण रोकना। कमजोरों का शोषण रोकना, ये आपके सुप्रीम कोर्ट ने डीएस नकारा केस 1982 में परिभाषा दी। क्या कि समाजवाद का मतलब बताया, क्योंकि समाजवाद की परिभाषा हमारे संविधान में नहीं है। तो जब कोई परिभाषा या कोई भी शब्द में कंफ्यूजन होता है, यानी उसकी परिभाषा देनी होती है, तो संविधान किस आधार पर देता है, तो सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर देता है, तो प्रस्तावना को पढ़ने के बाद ही देता है। ठीक है, तो प्रस्तावना पढ़ी सुप्रीम कोर्ट ने, उसके आधार पर उसने अनुमान लगाया कि हमारे संविधान निर्माताओं के अनुसार कैसे समाजवाद की नींव या कैसे उन्होंने विचार के हिसाब से समाजवाद की परिभाषा रखी होगी। ठीक है, समाजवाद, अगर समाजवाद की परिभाषा कब, डीएस नकारा केस 1982 में, आय की असमानता को कम करना, यानी कि किसी व्यक्ति, आय की असमानता कम करना, किसी की करोड़ों में है, किसी की शून्य है, तो उस असमानता को कम करना। जीवन स्तर की असमानता को कम करना, जीवन स्तर का मतलब कपड़ा, रोटी, मकान, यानी कि कम से कम ये तीन चीजें तो प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराई जाएं, यानी कि कोई ऐसा ना हो कि बहुत ऐसा आराम में, कोई ऐसा ना हो कि भूखा। तो इस कारण जीवन स्तर की असमानता को कम करना, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीजें आपके जीवन स्तर से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो उसको कम करना। मजदूर व वंचित वर्ग का उत्थान करना, यानी कि अगर हम बात करें, अगर आपको वो, जैसे आपको वो मिलता है, आरक्षण, अगर आरक्षण मिलता है किसी भी भर्ती में, वैकेंसी में, तो वो आरक्षण आपके समाजवाद पर ही होता है आधारित। क्यों, मजदूर व वंचित वर्ग का उत्थान करना। किसे दिया जाता है, वंचित वर्ग को ही आरक्षण दिया जाता है। तो आरक्षण भी आपका किस पर आधारित है, समाजवाद पर आधारित है। कमजोरों का शोषण रोकना, कमजोर व्यक्तियों का शोषण रोकना, ये भी किसका, समाजवाद का हिस्सा है। डीएस नकारा केस में ये परिभाषा दी गई। अब ये समाजवाद आपको याद रखना है, कोई परिभाषा नहीं है, सीधी सी आपको ये परिभाषा है, इसी के आधार पर आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद क्या आता है आपका, संपूर्ण परिसंपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। तो अब हम समझेंगे पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में अंतर क्या है, तो इसे समझते हैं।
तो सबसे पहली बात आती है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। अब सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। अब सबसे बड़ी बात यह भी आती है कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष की भी परिभाषा हमारी प्रस्तावना या संविधान में नहीं है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि एक शब्द दो पहलू, यानी कि धर्मनिरपेक्ष को ही पंथ निरपेक्ष क्यों कहा जाता है, और अक्सर स्टूडेंट में ये डाउट भी रहता है और नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले बात आपको मैंने कल भी बताया कि जो हमारा मूल संविधान है वो किस भाषा में बना, अंग्रेजी। किस में बना, आपका इंग्लिश में बना। तो बाद में क्या किया गया, इसका अनुवाद किस में किया गया, हिंदी। तो सही मायने में बात करें तो इंग्लिश में बात करें तो इसके लिए कौन सा शब्द है, सेकुलर। सेकुलर शब्द है किसमें, इंग्लिश में। जब इसका अनुवाद किया गया, जब किसका, इंग्लिश हमारी प्रस्तावना या संविधान का अनुवाद किया गया, तो इसे धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों ही कहा गया। अब धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है और पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है। धर्म की बात करें तो धर्मनिरपेक्ष आपका किससे, ध्र धातु से निकला है। किससे, ध्र धातु। किससे निकला है, ध्र धातु। जो किसका है, संस्कृत का शब्द है, ध्र धातु से निकला है। अब ध्र धातु से निकला है तो ध्र का अर्थ क्या होता है, ध्र का अर्थ होता है धारण करने योग्य। क्या होता है, धारण करने योग्य। क्या होता है आपका, ध्र, धारण करने योग्य। यानी किसी भी पथ को, किसी भी पक्ष को, किसी भी धर्म को धारण करने की स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है, धारण करने योग्य। वहीं आता है आपका पंथ। पंथ का मतलब होता है रास्ता। आप जानते होंगे पंथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। ऐसा रास्ता जो हमें ईश्वर के पास ले जाए, यानी कि इहलौकिक से परलौकिक का पथ। पथ का मतलब रास्ता। ऐसा मतलब इहलौकिक का मतलब यह लोक। कौन सा यह लोक, जिसमें हम रह रहे हैं। परलौकिक का मतलब वो, यानी कि जहां पर ईश्वर है। तो यानी कि ईश्वर, मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने वाला रास्ता। क्या हो जाएगा इसका अर्थ, मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने वाला रास्ता। अब आपको समझ में आया होगा पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या है। धर्म निरपेक्ष ध्र धातु से निकला है, जो इसका अर्थ होता है धारण करने योग्य। पंथ निरपेक्ष का मतलब है इहलौकिक को परलौकिक से जोड़ना। ठीक है, यानी कि मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने वाला रास्ता आपका पंथ निरपेक्ष, और इसका मतलब होता है धारण करने योग्य। तो ये आपका धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर हो गया। अब सबसे बड़ी बात आपकी ये आती है कि पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष यानी कि भारत में क्या है। तो सबसे बड़ी बात है, भारत पंथ निरपेक्ष है यानी धर्म निरपेक्ष है। यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं है। क्या है, भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत इसमें तटस्थ है। कैसा है, भारत तटस्थ है। यहाँ पर इसका मतलब होता है, या भारत के संदर्भ में, इसका अर्थ किसके, भारत के संदर्भ में क्या है, भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा। भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कैसा है, मुस्लिम राष्ट्र है। भारत कैसा है, केवल राष्ट्र है, ना मुस्लिम राष्ट्र है, ना हिंदू राष्ट्र है, ना सिख राष्ट्र है, ना ईसाई राष्ट्र है। यानी इसका कहने का मतलब ये कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यानी कि भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत धर्म के मामलों में तटस्थ रहेगा। ठीक है, प्रत्येक नागरिक को इच्छा अनुसार धर्म अपनाने की स्वतंत्रता। क्या, धर्म अपनाने की स्वतंत्रता।
प्रत्येक नागरिक को इच्छा अनुसार धर्म अपनाने की स्वतंत्रता तथा उसके उपासना की जो भी स्वतंत्रता, यानी जो भी तरीकाएं, मंदिर मस्जिद कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, यानी जो धर्म से जुड़ी है, यानी कि इसमें कोई भी उसे रोकने वाला नहीं होगा। कैसा है, भारत का कोई धर्म नहीं है लेकिन तटस्थ होगा। ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, तटस्थ होगा। क्वेश्चन आया था क्या भारत धर्म के मामले में तटस्थ है, तो जी हाँ तटस्थ है, लेकिन भारत का कोई धर्म नहीं है। प्रत्येक नागरिक को इच्छा अनुसार धर्म मानने की स्वतंत्रता है। तो ये हमारा पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष हो गया। पंथ निरपेक्ष यानी ऐसा रास्ता जो हमें ईश्वर से जोड़ता हो, मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता हो। धर्मनिरपेक्ष धड़ धातु से निकला है जिसका अर्थ होता है धारण करने योग्य। अब आपका पंथ निरपेक्ष के बाद क्या आ गया, लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ क्या है, और आप देखिए कितनी आसानी से समझ सकते हैं। लोकतंत्र, आपको बस लोकतंत्र और लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। अब आपको इस डेमोक्रेसी से ही आपको लोकतंत्र का अर्थ पता चल जाएगा। डेमोक्रेसी यानी कि कैसा शब्द है, ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द का मतलब यूनानी, यूनानी भाषा, ग्रीक को, यूनानी को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रीक। क्या बोलते हैं, ग्रीक। ग्रीक शब्द है यानी यूनानी शब्द है। ग्रीक यानी दो, डेमोक्रेसी आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोक्रेसी आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है आपका डेमस, दूसरा है आपका क्रेसिया। एक है आपका डेमस, एक है क्रेसिया। डेमस का मतलब क्या होता है, क्रेसिया का मतलब क्या होता है। डेमस का मतलब क्या होता है, जनता, और क्रेसिया का मतलब क्या होता है, आपका शासन। डेमस का मतलब क्या होता है, जनता, और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। अगर भाई मैं बीच में लगा दूं का, तो क्या आ गया, जनता का शासन। क्या आ गया, जनता का शासन। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। और लोकतंत्र कैसा, यानी कि डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है आपका डेमोक्रेसिया। एक डेमस और एक क्रेसिया। डेमस का मतलब क्या होता है, जनता, और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। डेमस, क्रेसिया, जनता का शासन। यानी जनता का शासन आपका क्या कहलाता है, लोकतंत्र। जिस तंत्र में लोगों का शासन हो, जिस तंत्र में जनता का शासन हो, वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका कहलाता है लोकतंत्र। अब आपने एक व्यक्ति के बारे में सुना होगा, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन आपने सुना होगा जरूर। अब्राहम लिंकन जो कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति। कहाँ के राष्ट्रपति, और सबसे बड़ी बात ये, एक मोची के बेटे थे। इनके पिता कौन थे, मोची थे। किसके, अब्राहम लिंकन के। कहाँ के, अमेरिका के राष्ट्रपति से। अब ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा थी जनता का, किसकी परिभाषा, लोकतंत्र पढ़ रहे हैं तो लोकतंत्र की परिभाषा, जनता का, जनता का, जनता के द्वारा, जनता का, जनता के द्वारा, जनता पर शासन। जनता का, जनता के द्वारा, जनता पर शासन किसने दी परिभाषा, अब्राहम लिंकन ने। जनता का यानी कि भारत की जनता का, जनता का, जनता के द्वारा, यानी भारत की जनता का, भारत की जनता के द्वारा, भारत की जनता पर ही शासन क्या कहलाता है, आपका लोकतंत्र कहलाता है। दूसरी चीज आती है, अब्राहम लिंकन ने यह परिभाषा दी। क्या ये इनकी ओरिजिनल डेफिनेशन है, नहीं। ये सबसे पहले ये परिभाषा, सबसे पहले ये परिभाषा आपकी किसने दी थी, किल्योन। किल्योन ने दी थी 422 ईसा पूर्व में, 422 बीसी में। यानी कि ये किल्योन ने परिभाषा दी थी जनता का, जनता के द्वारा, जनता पर शासन। बाद में ये परिभाषा किसने दी, अब्राहम लिंकन ने, जनता का, जनता के द्वारा, जनता पर शासन। तो आपको ध्यान रखना है, लोकतंत्र, डेमस यानी कि और क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमस का मतलब जनता, क्रेसिया का मतलब शासन, यानी जनता का शासन क्या कहलाता है, आपका लोकतंत्र कहलाता है, यानी डेमोक्रेसी कहलाता है। अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी जनता का, जनता के द्वारा, जनता पर शासन, लेकिन यह उनकी ओरिजिनल डेफिनेशन नहीं है। ये सबसे पहले किसने दी थी, किल्योन ने। कहाँ के थे ये, आपके यूनान,
एक यूनानी व्यक्ति थे, कौन? आपके क्लियोन, जिन्होंने 422 बीसी में यानी कि इसकी परिभाषा दी। अब आता है लोकतंत्र। आपका लोकतंत्र के प्रकार, यानी कि अगर हम बात करें लोकतंत्र के प्रकार, तो आपका लोकतंत्र दो प्रकार का है। एक आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। चलो ऊपर लिख देता हूं, क्योंकि अब आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी दो प्रकार हैं, वो आपको समझना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से भी पूछे जाते हैं, ये आपको याद कर लेना है। डेमोक्रेसिया, कितने शब्दों से मिलकर बना है आपका? कितने प्रकार का है? दो, प्रत्यक्ष और आपका अप्रत्यक्ष। अब सबसे पहले समझ लें अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसमें जनता स्वयं शासन करती है। क्या? जिसमें जनता स्वयं शासन करती है, वो क्या होता है? आपका प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्या होता है? जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि द्वारा शासन करवाती है, अपने प्रतिनिधि द्वारा, अपने प्रतिनिधि द्वारा जनता शासन करवाती है। जनता शासन करवाती है किसके? अपने प्रतिनिधि द्वारा। जैसे कि हम चुनते हैं, अपने सांसदों को चुनते हैं जो आपके हमारे संसद में बैठते हैं, वो कौन है? हमारे प्रतिनिधि हैं। हमने उन्हें क्यों चुना है? क्योंकि हमने चुना अपने क्षेत्र के संसद को, ताकि वो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके, ताकि हमारे क्षेत्र में कमी है उसकी आपूर्ति कर सके, ताकि हमारे क्षेत्र को डेवलप कर सके। कौन? जो सांसद है अपने क्षेत्र का हमने चुना है। तो क्या हम खुद चल कर गए संसद में? जी नहीं, लेकिन हमने किसे भेजा? अपने प्रतिनिधि को भेजा, यानी कि जो हमारा प्रतिनिधित्व कर सके, हमारे क्षेत्र को देख सके, संभाल सके। तो किसके द्वारा? तो भारत कैसा शासन है? भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन करती है। कोई भी विधेयक बनता है, कोई भी नियम बनता है, कोई भी कानून बनता है, कोई भी एक्ट बनता है, तो जनता उस पर अपनी राय देती है, अपने वोटिंग करती है। ये कहाँ का है? स्विट्जरलैंड। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस देश का संविधान या किस देश का लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? स्विट्जरलैंड का कैसा है? आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का कैसा है? अप्रत्यक्ष। अमेरिका का कैसा है? अप्रत्यक्ष। अब इसमें दो चीजें और आती हैं आपकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में। आपका एक आता है आपका संसदीय लोकतंत्र, और ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, संसदीय लोकतंत्र। और दूसरा आपका अगर मैं बात करूं तो आता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। कैसा? अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र यानी कि हमारे भारत में क्या है? संसद, ठीक है। नियम कानून कौन बनाएगी? संसद। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र कौन होता है? जैसे कि अमेरिका। और संसदीय लोकतंत्र इंडिया और ब्रिटेन। ये दो देश आपको याद रखने हैं। ये एक एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस देश में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है? आपको अमेरिका याद रखना है, क्योंकि राष्ट्रपति कौन है? केवल एक है राष्ट्रपति। भारत में क्या है? प्रधानमंत्री है और आपका राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री पीएम, शासन का प्रमुख, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, नोट कर लें। शासन का प्रमुख कौन कहलाता है? आपका शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति आपका राज्य का प्रमुख। राज्य का प्रमुख। अब अक्सर एग्जाम में हम भूल जाते हैं कि राज्य का प्रमुख कौन है और शासन का प्रमुख कौन है। अब देखिए रा शब्द आ रहा है, रा और रा, यानी कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर आपका शासन का प्रमुख। ये भी आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। ये पॉइंट याद रखना है आपको, ये पॉइंट याद रखना है, यानी कि जो भी एक एक फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक होंगे। ठीक है। लोकतंत्र हमने पढ़ा, दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमस और क्रेसिया। डेमस का मतलब आपका क्या होता है? जनता। क्रेसिया का मतलब क्या होता है? शासन।
डेमोक्रेसी यानी जनता का शासन। परिभाषा किसने दी? अब्राहम लिंकन की, लेकिन ओरिजिनल डेफिनेशन नहीं थी। उससे पहले किसने दी थी? क्विलोन। क्विलोन कहाँ के थे? यूनानी थे। उन्होंने 422 ईसा पूर्व में सबसे पहले परिभाषा दी। उसके बाद आता है लोकतंत्र के लोकतंत्र के प्रकार। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड का है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ का है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में है, अमेरिका में है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी दो भागों में, संसदीय लोकतंत्र, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय यानी कि भारत और ब्रिटेन का, अध्यक्षात्मक आपका कहाँ का है? अमेरिका का। अब हम बात कर लेते हैं गणराज्य। किसकी बात कर लेते हैं? गणराज्य। किसकी बात करते हैं हम? गणराज्य। गणराज्य का मतलब रिपब्लिक। गणराज्य में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है आपका, गणराज्य में ऐसे राज्य का प्रमुख, ऐसे राज्य का प्रमुख, कैसे राज्य का? गणराज्य राज्य का प्रमुख, गणराज्य राज्य का प्रमुख वंशानुगत न होकर, वंशानुगत न होकर वंशानुगत न होकर आपका जनता के द्वारा, वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या रूप से चुना जाता है। कैसा? वंशानुगत न होकर ऐसे राज्य का प्रमुख, यानी गणराज्य वो राज्य गणराज्य है जिसका प्रमुख वंशानुगत न होकर कैसा होता है? अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष विधि से किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। कैसे? गणराज्य का प्रमुख। तो भारत गणराज्य है या नहीं? भारत का राष्ट्रपति हम चुनते हैं, प्रधानमंत्री हम चुनते हैं, यानी वोटिंग के द्वारा जनता चुनती है। तो भारत कैसा है? गणराज्य है। क्या भारत गणराज्य है? तो जी हाँ, भारत गणराज्य है। लेकिन अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जो राज्य का प्रमुख है, क्या वंशानुगत चुना जाता है? जी नहीं, वहां पर कैसा है? वंशानुगत है। तो ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, ब्रिटेन एक गणराज्य नहीं है। लेकिन भारत एक गणराज्य है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि प्रधानमंत्री भी हम चुन रहे हैं और आपके किसे चुन रहे हैं? राष्ट्रपति को भी चुन रहे हैं। तो भारत कैसा है? गणराज्य है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो ये हमारे चार हो गए। इस कौन से चार हो गए? हमने संपूर्ण संपन्न की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद हमने किसकी? समाजवादी की, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद गणराज्य। अब आपके तीन न्याय आते हैं। न्याय के प्रकार आपको याद रखने, कल की वीडियो में बताया था। सामाजिक आर्थिक जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। उसके बाद क्या आता है? आपके विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर। आपने पढ़ा होगा एकता और अखंडता। इन पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनसे क्वेश्चन बना नहीं है लेकिन बन सकता है। विचार और अभिव्यक्ति में अंतर पूछ सकता है। विचार कैसा है आपका? मनोवैज्ञानिक या आंतरिक भावना। आंतरिक भावना का मतलब कोई भी हमारे अंदर विचार आया, विचार हमारे मन में आया, विचार हमारे दिमाग में आया, यानी कि आंतरिक भावना है। कैसी है हमारी आंतरिक भावना? कोई भी विचार आया, देश की रक्षा के बारे में विकास आया, देश के विकास के बारे में विचार आया, देश की इकोनॉमी के बारे में विचार आया, देश की राजनीति स्थिति के बारे में विचार आया, तो वो कैसा है आपका? आंतरिक है। और अभिव्यक्ति उस विचार को व्यक्त करना, ये क्या है? अभिव्यक्ति विचार को व्यक्त करना। विचार को व्यक्त करना कैसी है? विचार को जब व्यक्त करेंगे तो कैसे मुंह से बाहर आवाज निकलेगी? तो कैसा है? बाह्य क्रिया है। विचार आंतरिक क्रिया है, आंतरिक भावना है, और अभिव्यक्ति कैसी है? बाह्य क्रिया है। विश्वास किसी भी धर्म
यानी कि किसी भी इच्छा अनुसार, किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी धर्म में, किसी भी, यानी कि आपकी इच्छा अनुसार जिसमें आपको विश्वास है उसे अपनाना, क्या है? विश्वास की स्वतंत्रता। ये क्या है? स्वतंत्रताएं। ये आपको कल हम पढ़ चुके थे। धर्म, अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। अपने इच्छा अनुसार धर्म को, उपासना क्या है? उपासना यानी कि धर्म को मानने के तरीके को अपनाने की स्वतंत्रता। धर्म को मानने के तरीके, हिंदू आपके कहाँ मंदिर में जाएंगे, तो मंदिर जाने से क्या कोई रोक सकता है? हमारी क्या है? विधि है। और मुस्लिम मस्जिद जाएंगे, कोई रोक सकता है? नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता है। आपके सिख, ईसाई, यानी कि जो भी जहाँ चाहे, जो भी तरीका है, हम कुछ भी करें, यानी धर्म से संबंधित उसकी स्वतंत्रता। उपासना का मतलब है धर्म में, धर्म को अपनाने, धर्म को मानने, धर्म को फॉलो करने की जो क्रियाएं हैं वो आपकी उपासना की स्वतंत्रताएं होंगी, वो हम कर सकते हैं। प्रतिष्ठा यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म जात के आधार पर भेदभाव नहीं। अवसर की प्रतिष्ठा, अवसर की समता। अवसर की समता का मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति को अपने विकास को, अपने आप को विकसित करने की क्या मिलेंगे? अवसर मिलेंगे, समान रूप से अवसर मिलेंगे। एकता और अखंडता को आप समझ लीजिएगा। एकता का मतलब क्या है? एकता भी आपकी आंतरिक क्रिया, यानी एक भाव है। एकता क्या है? आपका एक भाव है। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो हम एक चीज पढ़ते हैं कि हम सब एक हैं, हम भारतवासी क्या हैं? एक हैं। एकता और अखंडता देखने में बेशक एक है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। एकता का मतलब क्या है? हम सब भारतवासी एक है, हमारे अंदर क्या है? एक भाव है। तो ये कैसी है? आंतरिक क्रिया। अब हम कहें भारत एक अखंड देश है, अगर भारत हम कहें अखंड देश है, तो यानी कि अखंड का मतलब हो गया आपका भारत पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक आपका अखंड है, यानी कि टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो कैसा है भारत? अखंड। अखंडता का मतलब किससे आ रहा है? आपका क्षेत्र से आ रहा है। तो इसका मतलब किससे? आपका क्षेत्र से है। और इसका मतलब किससे है? भावना से है। तो ये अंतर है आपका एकता और अखंडता। तो आज हमारे जितने भी अर्थों की थे आपके, हमने उनके अर्थों की चर्चा की। कल की वीडियो में हमने किस पर? प्रस्तावना को समझने पर बात की थी। क्वेश्चन बने थे, यहाँ से आपके क्वेश्चन बने। कल हम चर्चा करेंगे प्रस्तावना की आलोचना और किसने क्या कहा है, किसने आत्मा कहा है, किसने क्या कहा है, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो कल हम प्रस्तावना की आलोचना और प्रस्तावना का महत्व पढ़ेंगे, यानी कि आलोचकों ने क्या उसकी आलोचना की, प्रस्तावना क्यों बेकार है, या मतलब आलोचकों का मतलब ही आलोचना करना है, और दूसरा शब्द प्रस्तावना का महत्व क्या है, क्यों भारतीय संविधान में प्रस्तावना जरूरी है, और किसने प्रस्तावना को क्या नाम दिया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो वीडियो को जरूर देखते रहिएगा, और ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए सफिशिएंट क्लास रहेगी, यानी कि आपके जिस भी एग्जाम में एनडीए, एयरफोर्स, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, आपका एसएससी सीएजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, जिस भी एग्जाम में आपकी प्रस्तावना या संविधान आता है उस एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो कोई भी यहाँ से, अगर इसके क्लास के बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए, और आपको बताएंगे कि कैसे आपके एग्जाम, अगर आपने वीडियो देखी तो आसानी से आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।